भाग 3। निधि और तन्मय ने बाग बाहु जाने का निश्चय किया। वह जम्मू का फेमस पार्क था जहां वे आराम से बैठकर बात कर सकते थे। दोनों पार्क में पहुंचे और एकांत सी जगह देखकर बैठ गए। निधि बहुत खुश थी। दोनों पहली बार ऐसे मिल रहे थे और निधि को तो ऐसा पहला अनुभव है। जब मम्मी से झूठ बोलकर किसी लड़के से मिलने आई थी तो उसे भी समझ नहीं आ रहा कैसे बात शुरू करे। तन्मय ने ही बात शुरू की। सिटी तक आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं, सुभाष सर के साथ आई बाइक में, निधि बोली। अच्छा। फिर दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर चुप्पी के बाद निधि बोली, अब बताओ क्या बात करनी है? आज हम आराम से बात कर सकते हैं। हाँ, सही कह रही हो। पहली बार ऐसे मिले कि आराम से बात कर सके, वरना तो जब भी मिले जल्दबाजी में मिले। तन्मय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कहां से शुरू करे, तो उसने पहले माहौल हल्का बनाने की कोशिश की। थोड़ी देर यूं ही कुछ औपचारिक बातों के बाद तन्मय को लगा अब उसे बता देना चाहिए। निधि, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वह अपने शर्ट की बाएं हाथ की बाजू का बटन खोलते हुए बोला। क्या दिखाना है तन्मय? वह उत्सुकता से बोली। वह तन्मय को ही देख रही थी जो अपनी शर्ट की बाजू के आगे वाले बटन खोलकर उसे फोल्ड करके कोहनी तक ले गया। निधि को समझ नहीं आया कर क्या रहा था। फिर तन्मय ने सीधा हाथ किया और निधि को दिखाया। निधि की नजर हाथ पर पड़ी। ध्यान से देखा, उसमें कुछ गुदा हुआ था। उसे पी स्पष्ट नजर आ रहा था। आगे के शब्द पढ़े तो सन्न हो गई। पूजा। तन्मय, पूजा कौन है? निधि की हैरान और सवाल पूछती आंखें तन्मय के चेहरे पर थीं। बताओ ना। निधि की आवाज आशंका से बैठ गई और आंखें आंसुओं से डबडबा गई। बोलो ना। निधि की हालत तन्मय समझ रहा था। उसे पता था निधि उसे प्रेम करती थी और किसी और लड़की का नाम उसके हाथ में गुदा देखकर उसकी क्या हालत हो रही होगी। तुम सही समझ रही हो निधि। मैं पूजा से ही प्यार करता था और हमेशा उससे ही करूंगा। तन्मय के इन शब्दों ने निधि के कोमल मन पर हथौड़े से वार किया, जिससे होने वाले असहनीय दर्द को वह सह नहीं पा रही थी। निधि की आंसू भरी आंखें तन्मय के चेहरे पर थीं, जो भाव शून्य होकर निधि की दशा देख रहा था। तन्मय, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? जब मैंने पूछा था शादी तो नहीं हुई तुम्हारी, फिर तुमने ही मना किया था ना। उसी टाइम बताना चाहिए था ना कि किसी और से प्यार करते हो। निधि, तुम बात तो सुनो। बात संभालने की नाकाम कोशिश करता हुआ तन्मय बोला। निधि ने अपने और तन्मय के प्यार का जो घरौंदा बनाया था, उसको पूजा नाम की इस सुनामी ने तहस नहस कर दिया था। हे भगवान, आसमान टूट क्यों नहीं पड़ता? ये धरती फट क्यों नहीं जाती ताकि वह उसमें समा जाए? निधि शून्य हो गई। बस उसकी आंखों से आंसू की धार अनवरत बह रही थी। निधि, निधि, इस बार झकझोरते हुए तन्मय बोला। निधि, इसी कारण तुमसे दूर रहने की कोशिश करता था, पर तुम। बोलते बोलते तन्मय रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निधि को कैसे समझाए। उसकी तकलीफ से उसे भी दुख हो रहा था, पर वह कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह खुद ही निधि की तकलीफ का कारण था। तन्मय, पता है, मैं तुम्हें पहले दिन से ही प्यार करती थी। तुम वही थे जिसको देखकर मेरे कोरे मन ने सतरंगी सपनों की तस्वीर बना ली थी। मैंने कितनी रातें बिना सोए गुजारी हैं, ये जानते हुए भी कि तुम एक अजनबी हो जिसके बारे में कुछ नहीं जानती। फिर भी तुम्हारे एक कॉल के लिए हर दिन इंतजार किया। तुमने कॉल नहीं किया। समय गुजरा, पर मैंने किसी को इस दिल में नहीं आने दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारा इंतजार था। निधि ने आज अपने हाले दिल तन्मय के आगे खोल दिया। आखिर करती भी क्या? छिपा के अब कौन सा कुछ फर्क पड़ने वाला था? जब तुम्हें मेरा होना ही नहीं था, फिर भगवान ने दोबारा मिलाया ही क्यों तुम्हें? मेरे मरते सपनों को क्यों फिर से जिंदा किया? क्यों क्यों किया? तन्मय, बोलो ना। निधि की बातों का तन्मय के पास कुछ उत्तर ही नहीं था। वह बस निधि को देखे जा रहा था। वह चाह रहा था निधि अपने दिल की भड़ास निकाल दे ताकि उसका मन कुछ हल्का हो सके।
थोड़ी देर खामोश रहने के बाद निधि ने फिर बोलना शुरू किया। मुझे लग रहा था तुम शर्मीले हो, इसलिए नहीं कह रहे हो, पर तुम तो। निधि फूट फूट कर रोने लगी। निधि प्लीज चुप हो जाओ, तुम्हें भी पता है ना हम कभी नॉर्मल हालात में मिले ही नहीं, तो कैसे बताता, तुम ही बताओ। और मैं तुम्हें फोन पर ये सब कैसे बताता। निधि को चुप कराते हुए तन्मय बोला, मैं तुम्हें कोई धोखे में नहीं रखना चाहता था, बस अपने हालात ही ऐसे बने थे कि मैं तुम्हें बता ही नहीं पाया। थोड़ी देर बाद निधि थोड़ी शांत हुई। उसकी आंखें रो रो के लाल हो चुकी थी। वैसे भी कहते हैं जो ईमानदारी और सच्चाई से प्यार निभाता है, किस्मत भी उसको आजमाती है। वैसे ही निधि के साथ हो रहा था। निधि और तन्मय दोनों खामोश थे। काफी देर वो बस यूं ही बैठे रहे। निधि बैठे बैठे सुबक रही थी और तन्मय जमीन को घूरे जा रहा था। थोड़ी देर बाद निधि खामोशी तोड़ते हुए बोली, चलो ठीक है, फिर मैं चलूं, अब क्या करूंगी यहां पर बैठकर। निधि उठते हुए बोली, अरे निधि बैठो ना, अगर तुमसे प्यार नहीं करता तो क्या हुआ, हमारा कोई रिश्ता नहीं बचा क्या, हम दोस्त तो है ना। और तुम जानना नहीं चाहोगी पूजा के बारे में, मेरे बारे में। तन्मय निधि से बोला, क्या करूंगी जानकर, दिल को और अधिक तकलीफ ही होगी ना तन्मय। सवालिया नजरों से तन्मय की ओर देखते हुए निधि बोली, अच्छा अब शांत हो जाओ पहले। तन्मय निधि को शांत कराते हुए बोला, तुम बहुत अच्छी हो निधि, और तुम मुझसे अच्छा डिजर्व करती हो। तुम्हें जो भी मिलेगा मुझसे बेहतर ही मिलेगा, जो तुम्हें प्यार देगा और खुश रखेगा, और वह खुश नसीब होगा जिसे तुम मिलोगी। मुझे बेहतर नहीं चाहिए था तन्मय, मुझे तुम चाहिए थे। तुम नहीं तो मेरे लिए कोई बेहतर नहीं। और अब ये फालतू बातें मत करो, मैं इनसे बहलूंगी क्या। देखो निधि, पहले शांत हो जाओ, तुम्हें आज अपनी लाइफ स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद तुम अच्छे से समझ पाओगी कि मैं गलत नहीं हूं। और आज के बाद ऐसे कभी आमने सामने मिलूंगा तुम्हें कि नहीं पता नहीं, कभी बता पाऊंगा कि नहीं। हम फौजी लोग हैं, पता नहीं कल को कहां पोस्टिंग भेज दें, फिर तो ऐसे कभी मिल भी नहीं पाऊंगा तुम्हें। निधि की ओर उतरते हुए चेहरे से देखते हुए तन्मय बोला, तो निधि को लगा उसे उसकी बात सुन लेनी चाहिए। ठीक है तन्मय, सुनाओ। अब निधि ने खुद को संभाला और सोचा कि इसमें तन्मय की क्या गलती है। उसने तो कभी नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, मैं ही एक तरफा प्यार में पागल थी। तन्मय ने बोलना शुरू किया, निधि मेरा बचपन गांव में बीता है, मैं गांव की मिट्टी में पला बड़ा हूँ। हम जमींदार लोग हैं, हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे। मेरे पापा चाचा मिलाकर कुल 4 भाई हैं। मेरे चाचा गांव के चौधरी सरपंच हैं। घर में और गांव में लोग उनसे बहुत डरते हैं। मेरे पापा सबसे बड़े हैं, पर चलती चाचा की ही थी। परिवार के जो भी फैसले करने थे वही करते थे। पूजा मेरे घर के पास में ही रहती थी। बचपन में हम साथ में खेलते थे और हम एक ही कक्षा में पढ़ते थे, तो हमारी दोस्ती होना स्वाभाविक था। बचपन की दोस्ती प्यार में बदल गई और 10वीं तक पहुंचते पहुंचते हमने शादी का वादा भी कर लिया। मैं घर में सबसे छोटा था, तो सबका लाडला था। पढ़ाई पर ध्यान ना देने के कारण किसी तरह 12वीं पास की। हमारे गांव में लड़का लड़की की कम उम्र में ही जल्दी शादी कर ली जाती थी। पूजा तो लड़की थी, तो उसके घर वाले उसकी शादी की बात करने लग गए, पर हम तो शादी का वादा कर चुके थे, साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे। तो मैंने अपने घर वालों को और पूजा ने अपने घर वालों को साफ साफ बता दिया कि अगर उन्होंने हमारी शादी नहीं की तो हम या तो घर से भाग जाएंगे या आत्महत्या कर लेंगे। पर घर वालों को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि पूजा हमसे छोटी हैसियत और दूसरी जाति की थी। तुम्हें पता ही होगा गांव एरिया में लोग इसको कितनी तवज्जो देते हैं। इससे मेरे चाचा बहुत नाराज हुए। उन्होंने मुझे बहुत मारा, कई दिन बंद भी रखा, पर जब मैं नहीं माना तो कहीं हम कोई गलत कदम ना उठा ले सोचकर उन्होंने एक शर्त रख दी कि अगर अगले 1 साल में मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो वे मेरी शादी पूजा से करा देंगे। मैंने तो किसी तरह 12वीं पास किया था और कुछ करने की सोचता तो उसमें समय लगता। हमारे गांव में तो बचपन से ही लड़के आर्मी में जाना है सोचकर तैयारी करने लग जाते हैं, तो मैंने भी आर्मी ज्वाइन करने का निश्चय किया। मैंने बहुत कड़ी मेहनत की और मेरा सिलेक्शन आर्मी में हो गया। मैं बहुत खुश था कि अब मैं और पूजा शादी कर पाएंगे। मैं ट्रेनिंग पर गया, पर मुझे नहीं पता था कि ये तो मेरे चाचा की मुझे गांव से बाहर भेजने की साजिश थी।
आने से एक दिन पहले मैं और पूजा मिले। मैंने उससे वादा किया कि ट्रेनिंग से वापस आते ही हम शादी कर लेंगे। पूजा मेरे गले लगकर रोते हुए बोली, तन्मय मैं तुमसे इतने दिन बात किए बगैर कैसे रह पाऊंगी। मैंने भी उसके आंसू पोंछते हुए दिलासा दिया कि हमारे आने वाले अच्छे भविष्य के लिए कुछ दिन की जुदाई का कड़वा घूंट तो पीना पड़ेगा ना पूजा, तभी हम एक हो पाएंगे। एक बार शादी हो जाए फिर हमेशा साथ ही तो रहना है। पर पूजा पहले ही किसी अनजानी आशंका से घिरी हुई थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा तन्मय, मन बहुत बेचैन हो रहा है। तुम दूर रहोगे तो मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना। पागल हो गई क्या जो ऐसा सोच रही हो? अरे तुम्हारी वजह से ही तो मैं ये सब कर रहा हूँ। तुम तो मेरी रग रग में जीवन बन के दौड़ रही हो। भला तुम्हारे बिना मैं जीने की सोच भी सकता हूँ क्या? मैं सांस लेना भूल सकता हूँ पर तुम्हें नहीं। उसके शंकित मन को शांत किया था मैंने, और उसके बाद नम आंखों से पूजा से विदाई लेकर मैं ट्रेनिंग पर पठानकोट आ गया। मेरे साथ मेरे जैसे नए भर्ती होकर आए 14 लोग और थे, जिनमें विराज भी था। फिर सेना की कड़ी ट्रेनिंग में समय बीतने लगा। दिन रात की कड़ी ट्रेनिंग कई बार इतनी सख्त होती थी कि मन खिन्न हो जाता था। एक दो साथी तो परेशान होकर छोड़कर चले भी गए। मुझे भी घर वालों की और पूजा की बहुत याद आती थी। घर पर तो मैं कभी कभी लैंडलाइन से बात कर लेता था, पर पूजा से बात नहीं हो पाती थी। तो पूजा की फोटो देखकर उससे बात करके खुद का मन मनाया करता था। एक दिन रात में सपने में मुझे महसूस हुआ जैसे पूजा मुझे बुला रही थी। मैं उठकर बैठ गया। मुझे अजीब सा लग रहा था, बेचैनी होने लगी, जैसे पूजा किसी मुसीबत में है। मैं रात भर सो नहीं पाया। सुबह मैंने इजाजत लेकर घर पर बात की, उनसे जानने की कोशिश की पूजा के बारे में, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है। फिर मैं ये सोचकर फिर से ट्रेनिंग में व्यस्त हो गया कि शायद ये सिर्फ एक बुरा स्वप्न रहा होगा। ट्रेनिंग के दौरान अत्यंत कठिन अवसरों से गुजरना पड़ा, परंतु अपने दृढ़ निश्चय और मजबूत इरादे ने मुझे विजय दिलाई और मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई। अब देश सेवा और देश की रक्षा में प्राणों की परवाह ना करने की शपथ के साथ मैं सैनिक बन गया था। मेरी पहली पोस्टिंग ही कश्मीर में आई, पर उससे पहले मैं 2 महीने की छुट्टी लेकर घर आ गया ताकि इस समय में मैं और पूजा शादी कर सकें। मैं बहुत खुश था। इतने महीनों बाद घर जा रहा था, घर वालों से मिलूंगा और अपने प्यार से शादी करके घर बसा लूंगा। मैं गांव पहुंचा, पर वहां एक अजीब सी खामोशी मुझे डरा रही थी, जैसे कुछ गलत हो गया था। घर पर सब खुश थे मेरे आने से, पर उनसे बात करते हुए लगा कि वे मुझसे कुछ छिपा रहे थे। सबके मिलने के बाद मैं पूजा के घर गया उससे मिलने के लिए। उसके घर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। मैंने पड़ोसियों को पूछा तो उन्होंने बताया कि वे लोग गांव छोड़ के शहर जा चुके हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था कि वे क्यों चले गए। फिर मैं अपने दोस्त राजेश के पास गया और उसे सच बताने को कहा, क्योंकि वह भी सच बताने से डर रहा था। सब पर मेरे चाचा का खौफ था। फिर जब उसको मैंने अपनी कसम दी तो उसने बताया कि तुम्हारे जाने के महीने भर बाद ही तुम्हारे चाचा पूजा के घर वालों पर पूजा की कहीं और शादी कराने का दबाव डालने लगे, पर पूजा जिद पर अड़ी हुई थी कि वह सिर्फ तन्मय से ही शादी करेगी। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था अपने चाचा पर कि उन्होंने मुझे पूजा से दूर करने के लिए इतना बड़ा झूठ का जाल फैलाया और मैं उसमें फंस गया। फिर क्या हुआ राजेश, पूरी बात बताओ, मैंने अनजानी आशंका से घिरे मन से पूछा। जब पूजा के घर वाले नहीं माने तो तुम्हारे चाचा ने उन्हें गांव छोड़ने और हुक्का पानी बंद करने की धमकी दी ताकि वे मान जाएं। वो बोल रहा था और मेरे मन में चाचा के कृत्य के लिए क्रोध भड़क रहा था। आखिरकार मजबूरी में उन्होंने पूजा की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ तय कर दी। पूजा के पास तो कुछ भी नहीं था कि तुमसे बात करती। उसने बहुत कोशिश की तन्मय कि वह तुम्हारा वो नंबर ले सके जिससे तुम घर पर बात करते, ताकि वो तुमसे बात कर सके और तुम उसकी कोई मदद कर सको, पर वो नाकामयाब रही। राजेश बोल रहा था और मेरा मन अनजाने भय से भयभीत हो रहा था। तुम होते तन्मय तो शायद उसे सहारा होता, पर वह अकेली थी, कब तक लड़ती। जब वह नाकामयाब रही शादी टालने की कोशिश में तो बोलते बोलते राजेश चुप हो गया। तो क्या राजेश, मैंने उसकी दोनों बाजुएं झंझोड़ते हुए बोला। तो शादी वाले दिन उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और दुखी होकर उसके घर वालों ने भी गांव छोड़ दिया। राजेश सर झुकाकर खड़ा था, पर उसकी बातें मेरे कानों में गर्म कांच जैसी पिघल गई। मैं अवाक था। क्या हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पूजा मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती।
अरे हमने तो साथ जीने मरने का वादा किया था, फिर उसने अकेले ऐसा फैसला क्यों किया? मैं जमीन पर बदहवास सा बैठ गया। क्या हो गया, क्यों हो गया? मैं जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। राजेश मुझे ढांढस बंधा रहा था, पर वह भी घबराया हुआ था मेरी हालत देखकर। मैं पूजा को नहीं बचा पाया। मैं ही उसकी मौत का जिम्मेदार था, और मुझे जिस दिन स्वप्न हुआ था उसी दिन पूजा ने आत्महत्या की थी। और तभी मुझे इतनी बेचैनी हुई। शायद पूजा मरते समय मुझे ही याद कर रही होगी, इसीलिए मेरा मन अशांत हो गया था। सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब होने लगा। मन कर रहा था उन सबको खत्म कर दूं जो मेरी पूजा की मौत के जिम्मेदार थे। मैं क्रोध में घर आया, चाचा से, घर वालों से बहुत लड़ाई की। उस समय अगर मेरे पास रिवॉल्वर होता तो मैं चाचा को मार भी देता, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। ये बात मुझे जीने नहीं दे रही थी। मैं भी मरना चाहता था, मैं भी उसके पास जाना चाहता था, पर अभी कुछ दिन पहले तो देश सेवा और देश के लिए मरने की कसम खाकर आया था। मेरा सैनिक दायित्व आत्महत्या भी नहीं करने दे रहा था। मैं अवसाद में चला गया। सारा दिन कमरे में बंद रहकर पूजा को याद कर करके रोता था। फिर एक दिन मैं ब्लेड लेकर आया। सोचा तो था हाथ की नस काट कर मैं भी पूजा के पास चला जाऊं, पर मैंने ऐसा नहीं किया। आत्महत्या भी तो कायरता थी। सैनिक होकर कायरता नहीं दिखा सकता था, तो इस दर्द से लड़ने का सोच लिया। मैंने ब्लेड से काट काट कर पूजा का नाम अपने हाथ पर लिख दिया। लिखते लिखते खून की वजह से कब बेहोश हो गया मुझे नहीं पता। होश आया तो हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। घर वालों ने बहुत समझाया मुझे, उनकी बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वे सब पूजा की मौत के जिम्मेदार थे। उस दिन के बाद कसम खा ली कि कभी किसी और को पूजा की जगह नहीं लेने दूंगा। वही थी और वही रहेगी। जब भी अकेलापन लगता है उसका नाम देख लेता हूँ और दिल के ऊपर रख लेता हूँ। ऐसा लगता है वो हमेशा मेरे साथ रहती है। उसके बाद मैंने खुद को देश के लिए समर्पित कर दिया। घर वालों से लगभग रिश्ता तोड़ दिया। अब मेरे एक ही रिश्ता था और वो था देश से। मैं उसके बाद कभी अपने गांव भी नहीं गया। वहां जाने के ख्याल से ही मुझे ये एहसास होता था कि गांव में हर जगह पूजा की यादें बिखरी पड़ी हैं, जो मुझे तकलीफ देती थी और याद दिलाती थी कि मैं उसकी मौत का जिम्मेदार था। ना वो मुझसे प्रेम करती, ना चाचा उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करते। मैं ही उसकी मौत का जिम्मेदार था। मैं उसको बचा भी नहीं पाया, ये ख्याल मुझे परेशान करता था। मेरी बुआ सिटी में रहती हैं। छुट्टी पर मैं उसके पास चला जाता हूँ। वहीं मम्मी मिलने आ जाती हैं। मैंने भी वहीं घर ले लिया। छुट्टी में जाता हूँ तो मम्मी लोग वहीं मिलने आ जाते हैं। मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश की कि मैं वो सब भूल कर वापस घर चला जाऊं, शादी करके घर बसा लूं, पर मैं ये नहीं करूंगा कभी। शादी कर ली तो वो मेरे चाचा की जीत होगी, जो मैं कभी नहीं चाहूंगा। आज 7 साल हो गए इस बात को। मैं पूजा को अब भी उतना ही प्यार करता हूं जितना तब करता था। इंसान हूं, कमजोरियां मुझ में भी हैं। कभी मन भटकता है तो पूजा का नाम देख लेता हूं, वो फिर अपने पास बुला लेती है और इस तरह उससे कभी दूर नहीं हो पाता। बाकी अपने जीवन को देश को इतना समर्पित कर चुका हूं कि किसी और चीज को सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। अपनी कहानी सुनाने के बाद तन्मय ने निधि को देखते हुए बोला, अब बताओ मैं कहाँ गलत हूँ? तन्मय ने निधि को देखा जो आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। तन्मय, तुम भी तो इतना बड़ा दर्द दिल में लिए बैठे हो। निधि जो थोड़ी देर पहले अपना प्यार ना मिलने और दिल टूटने की वजह से रो रही थी, तन्मय की कहानी सुनने के बाद अपना गम भूल गई। तन्मय, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। ये प्यार है ना, सबको आजमाता है और प्यार करने वालों को तो हर युग में परीक्षा देनी पड़ी है, तो आज भी दे रहे हैं। पर जो तुम कर रहे हो वो भी तो ठीक नहीं है। ऐसा क्या कर रहा हूं जो ऐसा बोल रही हो? तन्मय निधि को देखते हुए बोला, जो हो गया है उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। पूजा जा चुकी है, अब तुम्हें भी नई शुरुआत करनी चाहिए। नहीं निधि, मेरी शुरुआत भी पूजा थी और अंत भी। शून्य की ओर ताकते हुए तन्मय बोला, तन्मय, तुम्हारा और पूजा का प्रेम सच्चा था, पर पूजा अब जा चुकी है। यदि कोई पेड़ कट जाए तो फिर भी उसमें नई कोपलें फूट पड़ती हैं और वह फिर से पनपने लगता है। वैसे ही तुम्हें भी एक नई शुरुआत करनी ही होगी। जैसे पतझड़ के बाद बहार का आना निश्चित है, वैसे ही जीवन में किसी एक के जाने से सूनापन कर देना भी तो
ठीक नहीं है। जिंदगी को भी फिर से पनपने का मौका दो और तुम अपने को पूजा की मौत का जिम्मेदार समझना बंद करो। प्यार में प्रेम की परीक्षा तो देनी पड़ती है ना। कोई इसको पार कर लेता है, कोई डूब जाता है। तुमने तो अपने प्यार को पाने के लिए सब कुछ किया था ना, इसलिए अब उस दर्द को छोड़कर नई शुरुआत करो। नहीं निधि, अब मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं कर चुका हूं जो करना था। दिल में पूजा है और साथ में देश सेवा का जज्बा। मुझे अब और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तन्मय के चेहरे पर दर्द के भाव थे। अच्छा तन्मय, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे मन में कभी भी मेरे लिए कुछ नहीं आया? निधि ने तन्मय की ओर देखते हुए कहा। निधि जानना चाह रही थी तन्मय के दिल में वो जगह बना पाई है कुछ या नहीं, क्योंकि तन्मय की स्टोरी जानने के बाद उसके मन में पहले जो प्यार था उसके साथ अब सहानुभूति भी उत्पन्न हो गई थी और उसे छोटी सी उम्मीद भी नजर आ रही थी कि जब पूजा इस दुनिया में नहीं तो वह उसकी जगह तो नहीं, कम से कम अपनी तो कोई जगह तन्मय के दिल में बना पाए। इसलिए वह अपनी टूटी उम्मीदें जोड़ने की एक कोशिश करना चाहती थी। तन्मय, तुम तो सब्र कर लोगे कि पूजा इस दुनिया में नहीं, पर मैं कैसे करूं? खुद ही बताओ। मैं अब किसी और से शादी कर भी लूं तो दिल में तो तुम ही रहोगे ना। बताओ क्या करूं मैं? निधि की सवाल पूछती आंखें तन्मय पर टिकी तो वह तो जैसे भीष्म प्रतिज्ञा किए बैठा था कि निधि की बात दिल तक पहुंचने ही नहीं देगा। निधि, तुम बेकार में अपना समय बर्बाद कर रही हो। ये दिल अब किसी और के लिए बंजर हो चुका है। क्यों वहां अपने प्यार की हरियाली करने की नाकाम कोशिश कर रही हो? तन्मय, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने पूजा के जाने के बाद अपने दिल के दरवाजे इतने जोर से बंद कर लिए हैं कि तुम किसी को आने ही नहीं देना चाह रहे हो, जबकि सच ये है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। क्या बोले जा रही हो? मैंने कभी बोला कि तुम्हें पसंद करता हूं? तुमने बोला नहीं, पर एक लड़की को किसी की अपने प्रति भावनाएं समझने में देर नहीं लगती। ये तो पता ही होगा तुम्हें। ट्रेन में पहली मुलाकात से और दोबारा मिलने तक मैंने हर पल ये महसूस किया है। ट्रेन में मेरी मदद करना हो या मुझसे बात करना, और तुम जो रोज जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मेरा वेट भी करते हो, वो क्या है? तो इसमें पसंद करना कहाँ से आ गया? हाँ, बस अच्छी लगती हो, पर अच्छी लगने का मतलब प्यार तो नहीं ना। तुमसे बात करता हूं तो अपनापन लगता है। उसको निधि की इस बात पर हंसी आ रही थी कि लड़कियों को दूसरे के मन की बात पता चल जाती है, तो वह हंसते हुए बोला, लगता है अपनी इस खुशफहमी में मुझसे प्यार करने की गलती कर बैठी हो। मुझे कोई खुशफहमी नहीं हुई है, मैं तो तुम्हें पहले दिन से ही प्यार करती थी। तन्मय के मजाक उड़ाने पर निधि बोली। निधि की बात सुनकर तन्मय फिर से गंभीर हो गया और बोला, निधि, मेरे दिल के दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो क्यों इन्हें खटकाने की कोशिश कर रही हो? अब ये नहीं खुलेंगे और 1% मान भी लो कि मैं तुमसे तुम्हारी खुशी के लिए प्यार करने भी लगूं और शादी कर लूं, तो जब तुम मेरे हाथ पर पूजा का नाम देखोगी तो तुम समझा पाओगी खुद को। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रही हो ये सब धरी रह जाएंगी जब तुम असलियत के कांटेदार धरातल पर चलोगी तो। और मैं वैसे भी फौजी हूं, अधिकतर समय बाहर रहूंगा। मेरा जीवन तो पहले ही देश के नाम है। देश की रक्षा करते हुए ना जाने कौन सी गोली पर मेरा नाम लिखा होगा। क्यों इस कांटों की डगर पर पैर रखना चाहती हो? तन्मय निधि को अपनी सारी स्थिति समझाकर उसे जिद ना करने की बात समझाना चाह रहा था। निधि तन्मय का हाथ पकड़कर बोली, तन्मय, तुम हाँ बोलो तो सही। मैं अपना नाम तुमसे हाथ की बजाय दिल पर लिखवा लूंगी। और रही बात प्यार की, तो तुम जितना भी प्यार मुझे दे पाओगे मुझे मंजूर होगा। कभी शिकायत नहीं करूंगी। और बाहर रहोगे तो क्या हुआ? रहोगे तो दिल में ही ना। और बाकी अपना हरियाणवी सॉन्ग है ना, 4G का जमाना, हम भी लाइव चैट कर लेंगे। निधि मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें मजाक लग रहा है ना, पर ये सब गाने और मूवी में ठीक लगता है। वास्तविकता इससे कोसों दूर है। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? क्या है? निधि मासूमियत से बोली, तुम अपने बनाए कल्पना लोक में जीना चाह रही हो जहां सब कुछ अच्छा है, पर यह सत्य से बहुत दूर है। तन्मय निधि को उसके प्यार की गलतफहमी से निकालना चाह रहा था। मजाक नहीं तन्मय, जब तुमने कॉल नहीं किया इतने समय तक तो मैं तो तब भी तुमसे प्यार करती थी। क्या मैं तुम्हें भूल गई थी या तुम्हारे लिए मेरा प्यार कम हो गया था? नहीं ना। फिर
बेशक मैं अपने कल्पना लोक में जी रही हूँ, पर सच्चाई यही है कि उसमें सिर्फ तुम हो। निधि ने बोलना जारी रखा। तन्मय बस उसकी बात सुन रहा था। और रही बात गोली खाने की, तो तन्मय, सैनिक तो शहीद होते हैं देश के लिए, ये तो गर्व की बात होती है। बाकी के लोग हमेशा जीवित रहते हैं क्या? जिसकी जितनी सांसें लिखी हैं उतना ही जीता है, चाहे वह कहीं भी रहे। किसी और से शादी करके घुट घुट कर जीने से अच्छा है जितना भी समय मिले मैं तुम्हारे साथ रहकर जीना चाहती हूँ। निधि तन्मय को हर तरीके से मना लेना चाहती थी, पर वह मानने को तैयार ही नहीं था। तन्मय बस निधि को देखे जा रहा था, जो किसी भी तरह से उसे मनाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। निधि ने फिर से बोलना शुरू किया। तन्मय, एक लड़की ये नहीं चाहती कि उसका जीवन साथी उसको बड़े घर में शानो शौकत से रखे। वह बस इसमें खुश हो जाती है कि वह उसे इतना प्यार करे कि वह खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत महसूस करे। तन्मय, देखना, मैं तुम्हारी जिंदगी में इतना प्यार भर दूंगी कि तुम पूजा को भूल जाओगे। निधि ने प्यार से तन्मय को देखते हुए बोला, पर उसकी इस बात पर तन्मय को गुस्सा आ गया और वह जोर से बोला, निधि। निधि सहम गई कि तन्मय को अचानक क्या हो गया। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? मुझे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश मत करो, और अब इस बारे में अधिक बोलकर मेरा दिमाग मत खराब करो। अब जब एक बार ना बोल दिया तो बोल दिया। अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। हमारी बात हो चुकी है। मैंने तुम्हें जो बात बताने बुलाया था वो बता दी है। तन्मय गुस्से से बोला। निधि सहम गई कि तन्मय को अचानक क्या हो गया। तन्मय ने बोलना जारी रखा, मैं पूजा को कभी नहीं भूलूंगा, और तुम कभी ये कोशिश करना भी मत। और अब कुछ आगे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, ये मेरा आखिरी फैसला है। तन्मय जो बैठा हुआ था गुस्से में उठ गया। तन्मय को इतने गुस्से में देखकर निधि सहमते हुए बोली, तन्मय, मैंने कुछ गलत कह दिया तो सॉरी, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हें मना रही थी कि मेरी बात समझ सको, क्योंकि तुम तो बिना शादी के रह लोगे, पर मैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद, मेरे लिए ये संभव नहीं हो पाएगा। मम्मी पापा कब से पीछे पड़े हैं शादी को लेकर। तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत टाल चुकी हूँ, पर कब तक? आज नहीं तो कल मुझे शादी करनी पड़ेगी। हाँ तो कर लो, उसी में तुम्हारी भलाई है। क्यों जानते बूझते आग में हाथ डालकर खुद को जलाना चाहती हो? चलो अब टाइम हो गया, मुझे विराज के घर भी जाना है। तन्मय जाने की मंशा से खड़ा था। निधि को भी चलने को कह गया। निधि उदास हो गई। उसकी तन्मय को मनाने की सारी कोशिशें बेकार हो गई थी। उसका मन भी बहुत उदास हो गया था। सुबह क्या सोच कर आई थी और अब क्या हो गया, सोचते सोचते घर जाएगी। दोनों पार्क से निकलकर मार्केट में आ गए। निधि को अब तन्मय पर गुस्सा आ रहा था कि वह बेकार में अपनी जिद पर अड़ा है, और जिसके लिए वह निधि का दिल तोड़ रहा था। घर कैसे जाओगी? चलो मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ से तो अभी कोई साधन मिलेगा कि नहीं जाने के लिए? तन्मय बोला, तुम्हें तो विराज के घर जाना है तो तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। कैसे जाओगी? बस से? तन्मय ने पूछा। जैसे आई थी वैसे ही चली भी जाऊंगी। निधि तन्मय के व्यवहार से दुखी थी। उसने रूखे मन से जवाब दिया। उसने सुभाष सर को कॉल लगाया, वे मार्केट में ही थे। निधि ने बुलाया तो वे बाइक लेकर आ गए। निधि सुभाष सर के साथ बाइक में बैठकर आ गई। सुभाष सर ने मार्केट में एक कैफे के बाहर बाइक रोक दी। क्या हो गया सर, बाइक क्यों रोक दी? सुभाष सर के बाइक रोकता देख निधि बोली, चलो कॉफी पी लेते हैं, सुबह से निकले हुए, थोड़ी देर बाद भी कर लेते हैं। बाइक को साइड में लगाते हुए सुभाष सर बोले। निधि थोड़ा सोचते हुए बोली, ओके सर, चलिए। तन्मय के साथ इतनी देर के घटनाक्रम ने उसे भी थका दिया था। कॉफी का आइडिया उसे ठीक लगा। ये सोचकर निधि सुभाष सर के साथ कैफे में आ गई। सुभाष सर ने भी निधि के चेहरे के उड़े रंग भांप लिए थे। सुबह जो निधि चहकती हुई गई थी, वापसी में उदास है, मतलब वे समझ गए थे, इसलिए बात क्या है जानने के लिए रुक गए थे। थोड़ी देर बैठने और कॉफी का ऑर्डर देने के बाद सुभाष सर निधि से बोले, क्या बात है निधि मैम? क्या बोला तन्मय ने? जाते समय तो आप काफी खुश लग रही थी, पर अभी और आप इतनी उदास क्यों हो? क्या बात हो गई, बताइए। निधि चुप रही, बस सर नीचे किए टेबल को ताकती रही, साथ में अपनी दोनों हाथ की हथेलियों को जोड़कर उंगलियों को चटका रही थी, जो अक्सर तब करती थी जब वह बहुत परेशान या उलझन में होती थी। सुभाष सर उसकी हालत समझ गए थे। उन्होंने फिर वही प्रश्न दोहराया, बताइए क्या बात हो गई?
बताएंगी भी या ऐसे ही बैठे रहना है? नहीं बताना चाहती तो ठीक है, मत बताइए। निधि को अभी भी चुप बैठा देख सुभाष सर बोले, तन्मय कह रहा है कि वो मुझे प्यार नहीं करता। कहते कहते निधि का गला भर आया। मैंने उसका इतना इंतजार किया, ये जानते हुए भी कि अजनबी है, कभी मिलेगा कि नहीं, पर उसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। आंसू साफ करते हुए निधि बोली। अच्छा? चौंकते हुए सुभाष सर बोले, आप पहले चुप हो जाइए और जो बात है बताइए। ऐसा क्यों बोला उसने? कोई और है क्या उसकी जिंदगी में? निधि को सांत्वना देते हुए सुभाष सर बोले, है भी और नहीं भी। सुभाष सर को देखते हुए उलझन में घिरी निधि बोली, ये क्या बात हुई? अच्छा शुरू से बात बताओ। पूरी बात जानने के मकसद से सुभाष सर बोले। निधि ने सुभाष सर को सारी कहानी सुना दी। फिर सुभाष सर से बोली, तन्मय उस मादा बंदर की तरह बर्ताव कर रहा है जिसका बच्चा मर चुका है, परंतु वह ममता में अंधी होकर उसे अपने से चिपका कर इस आशा में घूमती रहती है कि वह जीवित है। तन्मय भी वैसे ही पूजा की यादों से बाहर ही नहीं आना चाहता है। और दूसरा, उसका अहम उसको ऐसा नहीं करने दे रहा जिससे उसके चाचा उसे जीतते ना दिखे, क्योंकि वे तो चाहते हैं तन्मय सब कुछ भुला के घर बसा ले, और उसने ऐसा कर लिया तो तन्मय इसमें अपनी हार देख रहा है। हाँ मैम, सारी कहानी जानने के बाद मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। देखिए आप उदास मत होइए, जब कोई बात अधिक उलझन पैदा करने लग जाए तो उसको वक्त पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वक्त ही सबसे बड़ी दवा है। उसे जल्दी एहसास हो जाएगा कि तुम्हारा दिल तोड़कर वह गलती कर रहा है, फिर सब ठीक हो जाएगा। निधि को तसल्ली देते हुए सुभाष सर बोले, वक्त ही तो नहीं है ना सर मेरे पास। मम्मी पापा कब से पीछे पड़े शादी के लिए। अब तक मुझे उम्मीद थी तो उनको टाले जा रही थी, अब किस उम्मीद पर टालूं? तन्मय तो खुद को भीष्म समझ बैठा है कि कसम खा ली तो खा ली। अरे उनकी प्रतिज्ञा ने महाभारत करवाया और ये तन्मय की कसम मेरी जिंदगी में महाभारत करवा देगी। चलिए जो भी होगा ठीक ही होगा। आप नकारात्मकता मत आने दीजिए अपने मन में और अपना मूड थोड़ा ठीक कीजिए, वरना आंटी जी आपको जाते ही टोकेंगी। अरे, निधि चौंकती हुई बोली, मम्मी से बोल के आई थी सामान लाना है, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। चलिए कॉफी खत्म करके थोड़ी शॉपिंग कर लेती हूँ, वरना जाते ही टोकेंगी कि क्या लाई है। क्या जवाब दूंगी मम्मी को? ओके चलिए, सुभाष सर बोले। दोनों ने कॉफी खत्म की और कैफे से निकलकर मार्केट में आ गए। फिर थोड़ी शॉपिंग करके वे दोनों घर आ गए। रात भर बेचैनी में निधि को नींद भी नहीं आई। कैसे करे, क्या नहीं। कभी सोचती इतना इंतजार किया और कर लेती हूँ, क्या पता तन्मय का मन बदल जाए। कभी कभी गुस्सा आता कि तन्मय बेकार की जिद पर अड़ा है, पर निधि की उधेड़ बुन से रात को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपनी गति से बढ़ रही थी। और फिर कब ना जाने निधि को नींद अपनी आगोश में ले गई। अगले दिन फिर से निधि का वही रूटीन शुरू हो गया। स्कूल से घर, घर से स्कूल। एक दो बार तन्मय को फोन पर मनाने की कोशिश की, पर उसे कोई फर्क नहीं था, तो उसने अब उम्मीद छोड़ दी। एक दिन रिसेस के समय निधि बच्चों को फ्री करने के बाद स्टाफ रूम में गई, जहां की वे रिसेस के समय हमेशा ही जाती थी, क्योंकि सभी टीचर्स वहीं होते थे। निधि स्टाफ रूम में पहुंची तो देखा वहां टीचर्स किसी काम में बिजी थे। कुछ पैकेट वगैरह और कुछ पॉलिथीन थे, जिनसे आ रही खुशबू बता रही थी कि उसमें खाने पीने का सामान है। क्या चल रहा है यहाँ पर? लगता है कोई पार्टी दे रहा है। निधि ने अंदाजा लगाया और जानने के मकसद से पूछा। जी मैम, रितु मैम हंसते हुए बोली। कोई मुझे भी बताएगा? आज नीतू मैम का बर्थडे है। सुनीता मैम केक लाकर टेबल पर रखते हुए बोली। उसी की तैयारी चल रही है। अरे वाह, मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं। निधि बोली, मैं मैम को विश करके आती हूँ ऑफिस में। निधि उठते हुए बोली, बैठिए निधि मैम, नीतू मैम यहीं आ रही है, फिर कर लेना। सुनीता मैम ने निधि का हाथ पकड़कर बिठाते हुए बोला। निधि बैठ गई और वे लोग फिर से उन्हीं कामों में लग गए। फिर वे आपस में हंसी मजाक करने लग गए, पर निधि उन सब में शामिल नहीं हुई। वह अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी नीतू मैम आ गई। गुड आफ्टरनून मैम, सबने उनको विश किया। नीतू मैम ने सबका मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर सब लोगों ने उनको बर्थडे विश किया। नीतू मैम भी केक काटने के बाद उनके साथ बैठकर खुश थी। सभी आपस में हंसी मजाक कर रहे थे।
उसके बाद नीतू मैम अपने ऑफिस में चली गई और बाकी लोग अपनी बातों में लग गए। निधि अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ। उसने मुड़ के देखा, सुनीता मैम थी। निधि मैम, आप ऐसे कब तक रहोगे गुमसुम? हमें अच्छा नहीं लग रहा। उनकी बात निधि को उसके ख्यालों से बाहर ले आई। सुनीता मैम में निधि अपनी बड़ी बहन की झलक देखती थी। सोचती उनकी कोई बहन होती तो उनके जैसी होती। जी मैम, वह सकपका गई, जैसे चोरी करते पकड़ी गई हो। मैम, आप ऐसे दुखी रहोगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। हम सब लोग अपनी फैमिली से दूर रहते हैं यहाँ, इसलिए हम सब लोग भी एक फैमिली के समान ही हैं। एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं और अपना मन हल्का करते हैं, सुनीता मैम निधि को समझाते हुए बोली। निधि ने सुभाष सर की ओर देखा। लगता है सर ने इनको बता दिया है। उसने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखा। तुम्हारी उदासी इन सबसे छुपी रहती क्या मैम? आप जिस दिन से सिटी गई तब से उदास थी। मेरे साथ गई थी, इन लोगों को भी पता था। इन्होंने जिद की तो बताना पड़ा। सुभाष सर ने सफाई दी। हाँ मैम, आप सुभाष सर को गलत मत समझो, हमने ही फोर्स किया उन्हें बताने को, रितु मैम बोली। नीतू मैम को देखती हो, हमेशा खुश रहती हैं। इनको देख के क्या लगता है, अंदर से भी इतनी ही खुश होंगी जितनी बाहर से दिखती हैं। आपको क्या लगता है? सुनीता मैम ने निधि से पूछा। ये कैसा सवाल है मैम? निधि बोली, पर पूछ रहे हैं तो कोई कारण होगा, ये सोच कर बोली। अच्छी हैं, खुशमिजाज हैं, स्टाफ के साथ अच्छे से रहती हैं। इनको देख के आप ये सोच सकते हो कि कितना बड़ा दुख है इनको, जिसको सहन करके ये अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। सुनीता मैम निधि से बोली। क्या है मैम, मुझे भी बताइए। मैम अपने 2 छोटे छोटे बच्चों और पति को खो चुकी हैं, फिर भी जीवन जी रही हैं, क्योंकि जीना पड़ता है। सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना पड़ता है। सबके साथ मुस्कुराना पड़ता है, अपना गम भुलाकर। आपको उनसे सीखना चाहिए। पूरी कहानी बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। कितना खुशमिजाज चेहरे के पीछे इतना दुख छिपा है। निधि उत्सुक थी जानने के लिए। क्या होगा कहानी में आगे, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि FM ऐप और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।